हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ हूँ फॉर द टॉपिक ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स किए हैं, starting from economics, social issues, as well as regarding the current scenario which is going on. Plus, we are already done with a few topics of finance as well. But there is certain topic जो अभी थोड़ा कम मैं कवर कर पाई थी, सो आई एम कवरिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच हैज़ बीन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस। मैं कुछ वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आज एक अगेन एक बहुत नॉर्मल टॉपिक जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में आपको और मुझे ऑलरेडी पता है, बट स्टिल व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो हाउ डू वी इलैबोरेट इट इज़ द क्वेश्चन देयर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। हमारी अभी एट प्रेजेंट ARD की क्लासेस चल रही हैं। अभी भी आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक रहता है जो आपका कब कंप्लीट नहीं हो पाया, या आपको लगता है कि मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए बिकॉज टाइम कम रह गया, मुझे टेस्ट दे देकर अपने आप को प्रैक्टिस करवाना है, आई नीड टू सी मैं एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता हूँ, देन गो हैड एंड परचेज आवर लाइव कोर्स जो कि आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है। और अगर आपको लगता है यू डोंट वांट टू गो फॉर अ कंप्लीट कोर्स, आप लाइव कोर्स की जगह यू वांट टू गो फॉर द टेस्ट सीरीज, तो वो टेस्ट सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के साथ में अगर आपको लगता है यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर, मे बी देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो अगले साल के लिए इस बार प्रिपरेशन करनी शुरू कर चुके हैं, सो यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड परचेज द कंप्लीट कोर्स फॉर NABARD ग्रेड A, सो दैट यू हैव इनफ टाइम। एंड रेस्ट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा जस्टिफाइड हो जाता है, दे परचेज ओनली दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू दैट वीक टॉपिक ऑफ देयर्स। तो अगर आप वीक टॉपिक की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास माइक्रो कोर्सेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक ही वीक है तो मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो, उसके MCQs और उसी के रिसोर्सेज परचेज कर सकती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉमिनल रुपीज़ ऑफ 34, 35, 38, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर इस समय क्या उसका प्राइसिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है, ऑन आवर पोर्टल यू विल गेट थिंग्स ओनली इन थाउजेंड्स, इवन इफ यू वांट टू परचेज फॉर मे बी 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ भी आपको लगाने ना, आपको 30 रुपीज़ का भी स्टडी मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ NABARD, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जामिनेशन बहुत पास है एंड इट्स ऑफ नो यूज टू लीव इट इन बिटवीन। एंड द बेस्ट थिंग वुड बी इफ़ यू गेट द करेक्ट गाइडेंस इवन नाउ, अभी भी आपके पास 17-18 दिन है, तो यू कैन जस्टिफाई योर सेल्फ सिटिंग देयर। ठीक है, तो आप यहाँ से ही अपनी प्रिपरेशंस को और स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक इज़ रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग। व्हाट डू वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ ऐसे राइटिंग, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बड़ा ही जनरल सा टॉपिक, लेकिन ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर ना ऑलमोस्ट हर घर के अंदर बात होती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड जनरेशन गैप। इज इट अ रियलिटी? See, generation gap is what? There's a difference in the thought process. You and I think differently and our parents think differently. We are someone जो कहते हैं कि we are more tech savvy, मुझे फ़ोन चाहिए, मेरे फ़ोन से जल्दी काम हो जाएगा। पेरेंट्स आर लाइक नहीं, पूछ लेते हैं किसी से, ये वाली चीज़ कंफर्म कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आज की जनरेशन इज़ नाउ मोर एंड मोर टूवर्ड्स जो हमारे बाद की जनरेशन आई है, दैट इज समथिंग जो जिसको जेन जी बोल दिया जाता है। जेन जी इज़ अगेन समथिंग जो हमसे भी ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों से दूर होती चली गई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस जनरेशन गैप, व्हाई इट अकर्ड एंड इज इट रियली ट्रू और इट्स जस्ट अ मिथ। ठीक है, सो आज मेरा टॉपिक रहने वाला है रिगार्डिंग द जेंडर गैप, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ओके, सो व्हेन वी डिफाइन दिस पोर्शन ऑफ जेंडर गैप को अगर हमसे पूछा जाए इज इट रियल और नॉट, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट, सबसे बेसिक चीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर पेरेंट्स रिलाइड ऑन द थिंग्स वेयर दे वर लाइक, ओके, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो लोग क्या करते थे, दे मेड फ्रेंड्स बाय मीटिंग पीपल। उन लोगों को लोग मिलते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट हमें बहुत से लोग कहाँ पे मिले, वी मेड फ्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, वी मेड फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, एंड देर आर सो मेनी अदर एरियाज वेयर वी वुड हैव बीन befriended with people. Their pattern of making friends and our pattern of making friends changed. Their outlook towards relationships, towards marriage, towards responsibilities was more of traditional. वो लोग अपने जो पूर्वजों के जो संस्कारों की तरफ ज़्यादा अटैच थे, लेकिन धीरे धीरे जो करंट जनरेशन है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस के साथ वी आर एक्सेप्टिंग दैट, बट जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है दैट इज टोटली बियॉन्ड दीज थिंग्स। सो देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स जहाँ पर वो जेंडर गैप को डिफाइन करते हैं। दे से व्हाट इज जेंडर गैप, दे सेड कि जेंडर गैप क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस, देयर इज अ चेंज इन द वे ऑफ लिविंग, way of thinking,
एंड द अटैचमेंट टुवर्ड्स द ट्रेडिशंस, वो एक डिफरेंस जो धीरे धीरे वेरी करता है ना, वो एक जनरेशन गैप लेकर आता है। अब ये जो जनरेशन गैप है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये इसका टॉपिक आ जाता है कि इज इट रियलिटी, इट इज़ डेफिनेटली अ रियलिटी। सो बट इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक एन एनेक्डोट। यहाँ पर जैसे एनेक्डोट में आ गया, ओके, करियर एडवाइस के लिए पुराने टाइम में क्या होता था कि बोला जाता था कि अच्छा इनसे पूछ लेते हैं क्या एडवाइस होती है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या हम लोग दूसरों से पूछते हैं, या वी आर समवन हु आर मोर ऑफ टेक सेवी एंड हम लोग ऑनलाइन सर्च मारते हैं उन पर्टिकुलर करियर प्रोस्पेक्ट्स को। The kids today are way more advanced than us. They are totally, हम लोगों ने इनोवेशन देखी है। We had seen from those नोकिया का बटन वाले फ़ोन से लेकर अब तक की रियलिटी, जहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, टच फ़ोन्स आए, आईफोन्स आए, जबकि उन लोगों ने सीधा आईफोन्स और टच फ़ोन्स की रियलिटीज़ देखी है, एंड्रॉयड फ़ोन्स को देखा है। They are way too advanced in terms of us, but are we still behind them? No, we are still covering up with the differences that are occurring with the current generation, but our parents are still someone जो कि एक different set of people हो जाते हैं, जिनके according ये बोला जाता है कि क्यों बच्चा ये पूरा टाइम फ़ोन में क्यों लगा रहता है, इसको फ़ोन की इतनी क्या पड़ी हुई है। लेकिन जब उनका समय आया, even they got addicted with these phones. So you can put all these things in that particular gender gap scenario. क्या बेस्ट होगा कि ना आप ना एक एग्जाम्पल बनाओ। दैट एग्जाम्पल इज समथिंग लाइक इफ योर पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, दैट सोशल मीडिया और इंटरनेट, वहाँ पर उन्हें लगता है कि क्या तुम लोग फोनों पे लगे रहते हो, क्यों तुम लोगों के पास सारा टाइम फोन में, तुमने गूगल खोला हुआ है, ये खोला हुआ है। वहीं पर हम लोग बोल रहे थे कि वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स लाइक वी आर लुकिंग फॉर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर अस, बट sometimes they fail to understand why, because there's a generation gap. Our generation was still someone जिसको एक टेक सेवी की तरफ डाल दिया गया, या समय के साथ हम डलते चले गए, लेकिन हमारे पेरेंट्स को सिनेरियोज नहीं डाला। तो एक फ़र्क तो टेक्नोलॉजी ने लाया। दूसरा फ़र्क, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स की तरफ हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा अटैच्ड हैं। हमारी जनरेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट दीज थिंग्स हैव बीन मॉडिफाइड अ बिट, right? So this is where we can talk about the generation gap occurs. So how do we define the generation gap? Generation gap क्या होता है? It is when the present generation and their previous generation have a contradicting viewpoint, and this becomes a reason of miscommunications, the gap between the parents and their kids. So एक फ़र्क आ जाता है यहाँ पर, वो कहते हैं they are unable to make each other understand to come on the common ground. बेसिकली इसका एक रीज़न ये भी होता है, आवर पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होने लगता है, तो विद एज दे डोंट वांट टू चेंज, दे रेजिस्ट चेंजेस। सो व्हेन दे आर रेजिस्टिंग चेंजेस बट वी आर अडेप्टेबल टू चेंजेस, we change while they remain the same. Now that is where they feel as if we are not understanding them, and we feel that they are not understanding us. So you can start with an anecdote there, and then you can start with what is exactly generation gap. When there's a misunderstanding between the two, that's because we have accepted the current changes where the elders are still stuck up with their old things, and that is justified even. So now the term is commonly used to ascertain the changes between children and parents as they belong to two different generations. उनकी एज के साथ, उनकी सोच के साथ, मैनरिज्म्स के साथ में, बिलीव्स के साथ में जो एक चेंज आता है, वो समय के साथ में और बदलता जाता है। Then with the passage of time, the influences on the present youngsters differ from their elders and create a generation gap. वैसे तो कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि जनरेशन गैप occurs after maybe 7 years or more than that, but slowly and steadily the new generation that is coming up, they are having a wider generation gap due to the various advancements in the technology, society, way of thinking, XYZ reasons coming up and building up a generation gap way wider than we can think of. ठीक है? So this is where you can talk about the generation gap in the beginning. अब थोड़ी सी ना जनरेशन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी जनरेशन्स ओवरऑल डिफाइन की जाती हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्रेटेस्ट जनरेशन, जो 1901 से लेकर 1927 तक की थी। ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशंस की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, कस्टम्स की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। दिस वाज अ साइलेंट जनरेशन, मतलब ये लोग चुप रहने वाले, दे वर सबमिसिव, दे वर जस्ट गिविंग देयर लाइव्स इन देयर ट्रेडिशंस। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं वॉर्स होती हुई देखी हैं और पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होते हुए देखे हैं, तो ये एक साइलेंट जनरेशन की तरह डिफाइन की गई।
फिर 1928 से 1945 के अंदर दीज पीपल वर द वंस जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स होती हुई देखी हैं, इन लोगों ने डिस्टर्बेंसेस देखे हैं, और वो सब, खैर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज मोर टुवर्ड्स हाउ अमेरिका की तरफ से जो आप जनरलाइज बोल सकते हो ना, ये उसके अंदर का है. सो दिस इज वेयर आई एम ट्राइंग टू कवर इट अप फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो देन उन्होंने उसमें डिफाइन किया था कि 1928 से 1945 में जो ओल्डर मेंबर्स थे साइलेंट जनरेशन के, उन्होंने कोरिया में लड़ाई की. जो यंगर्स थे वो एल्विस के साथ में, मतलब पॉप म्यूजिक आ चुका था. सो दे वर वर्किंग टुवर्ड्स अ पॉप म्यूजिक एंड एवरीथिंग एल्स वाज गोइंग ऑन. But 1928 to 1945 के अंदर when we talk about India, even India was going through the changes of political scenarios, and people were, the young generation was violent, while the old ones were moving towards the non-violence. So there was a generation gap there too. ठीक है. Then came baby boomers. Baby boomers कौन से हैं? These were the people born between 1946 to 1964. ये थोड़े से ट्रेडिशनल वैल्यूज से हटकर आने वाले एक पहली जनरेशन निकल कर आई, जो ग्रेटेस्ट और साइलेंट के बाद जो आई हैं. उसके बाद बेबी बूमर्स आए. बेबी बूमर्स के बाद में डिफाइन की जाती है जेन एक्स. जो जेन एक्स है ये 1980s टू मिड 90s के अंदर, ओके, जेन एक्स जो थी वो 1960 टू 1980 तक की मानी जाती है, जिसके अंदर वो कहते हैं चिल्ड्रन बॉर्न एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सोसाइटल वैल्यूज़. 60s से 80s के अंदर बहुत सी चेंजेस आए हैं एजुकेशन के अंदर, जहाँ पर वुमेन की एक एजुकेशन की तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस आने लगी, करियर ओरिएंटेड वुमेन की एक इंपॉर्टेंस आने लगी. ये लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल कस्टम्स और वे ऑफ लिविंग से थोड़े से मॉडिफिकेशन की तरफ आए. नेक्स्ट आई जेन वाई. जेन वाई जब हम डिफाइन करते हैं 1980 से लेकर मिड 1990s तक के जो बॉर्न लोग हैं, 1995 के आसपास, 1996 के आसपास, अलग अलग जगह इनकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं. तो जब ये जेन वाई को डिफाइन करते हैं या मिलेनियल को डिफाइन करते हैं, ये इन लोगों ने देखी है द चेंज इन टेक्नोलॉजी. दीज गाइज आर बेसिकली ट्रांजिशन बिटवीन उनके पेरेंट्स जो थोड़े बहुत ट्रेडिशन की तरफ ज़्यादा लिंक थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं. अंधविश्वास और वो चीज़ें खत्म होने लगी थी, और ये जनरेशन जो थी इसने टेक्नोलॉजी की तरफ मूवमेंट होती हुई देखी. इन लोगों ने देखा कि बदलाव कैसे आता है सोसाइटी के अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हेन दीज गाइज वर बॉर्न, व्हेन वी वर बॉर्न. हम लोगों ने टीवीज़ के अंदर एडवांसमेंट आती हुई देखी, फिर हमने कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट्स आती हुई देखी, फिर हमने फ़ोन्स में एडवांसमेंट आती हुई देखी. उससे हमारे पढ़ने से लेकर हमारी ओवरऑल लाइफ जीने के अंदर जो पूरी टेक्निक है उसमें जो बदलाव आया, दैट इज़ समथिंग विच वी हैव डेफिनेटली गॉन थ्रू. सो वो आ जाते हैं आपकी जेन वाई के अंदर. जो जेन जी आई, दैट्स द लेटेस्ट जनरेशन व्हेन वी टॉक अबाउट. ये जो है 1990s से लेकर मिड 2000s तक की है. ये तो क्लियरली इंटरनेट एज में बॉर्न हुए बच्चे हैं, एंड दीज आर द वंस हु आर कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया. नॉट जनरलाइज वैसे बात की जाए तो दीज आर टोटली आउट ऑफ द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड दे आर मोर टुवर्ड्स अ साइंटिफिक सिनेरियो. So this is how many generations were defined nationally, internationally. Obviously it is going to vary. So this is where Gen X, Gen Y and Gen Z, जिनको हम सबसे पहले भी देख सकते हैं because they are still alive and there are many people who are there from Gen X, Gen Y and Gen Z. Even baby boomers वाली generation भी अभी भी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं. And that is where there's a difference between the way people think today and the way those people think. So that is where the generation gap occurs. So is it really real that is there anything called generation gap? Definitely there is something called generation gap, and it is caused by age. The situation, the world at the time of one generation has grown up. जब एक जनरेशन बड़ी हो रही थी तो उस समय उन्होंने अपनी एक सेट ऑफ बिलीव्स फॉर्म की थी. जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई तो ऑब्वियस सी बात है उनके समय पर बदलाव आ चुका था. While the elders were young, while young enough, they were in the mid 20s or 30s or whatever their age may be, but the youngsters were just born and they grew in an entirely different situation from what their parents had grown into. So that was the point कि वहाँ पर जब आपकी बचपन से जो चीज़ें बढ़ते बढ़ते जो अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस अपने लेवल पर गेन किए, फैमिली से ग्रास्प किए, उनका एक बदलाव आ चुका था फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. सो वहाँ पर आया फॉर एग्जाम्पल बिलीव्स एंड परसेप्शंस ऑफ दोज हू ग्रू अप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, उनकी हमसे एक डिफरेंट अप्रोच रही होगी लाइफ की तरफ. तो ऑब्वियसली बात है बिकॉज दे हैड सीन वियर्ड हार्डशिप्स,
while our generation would have seen different set of struggles, not hardships. What they had seen was clear hardship, where there were no facilities, there were situations where they didn't even know कि वो अगले दिन survive करेंगे या नहीं करेंगे. Our generation had seen a different kind of struggle. Growing up, we had homeworks, we had multiple things to do, while the present generation goes through another level of stress. So the stress or the management, it varies from one generation to another. That's because the growing up scenario is different. With age, problem कहाँ आती है? That is, with age, people stick to their old thought process, and वहाँ से generation होती है communication gap की. That's why the teenagers are basically rebellious. They are someone who are reluctant to accept what is being told, because once they were growing up, their scenario of growing up is different from what we were grown into or they will be growing into. That is the point जहाँ पर एक generation gap जो है वो इसलिए आता है, एक communication gap, और बड़े होते होते वो जो resistance build up हो जाते हैं. You can talk about these things in the second paragraph, that is your body, that why it occurs. And then you can move towards the third, जहाँ पर आप transition की तरफ बात करते हैं तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं furthermore, even जैसे उसकी जनरेशन गैप की जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ के जुड़े कई प्रॉब्लम्स भी हैं. अब जनरेशन गैप एग्जिस्ट भी करती है, वो रियलिटी भी है, और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. तो हम समझते हैं उसके अपने प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं. नंबर वन, मिसअंडरस्टैंडिंग. Misunderstanding occurs because there is again a thought process difference, and communication gap occurs because दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पाते, वो कोई चीज़ क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है. Then gaps occur, then miscommunication. This is something which we have done already. Elders and losing their touch. This is where the differences are occurring. For example, जो previous generations थी, they were more attached to their parents, they wanted to stay with their parents. Slowly and steadily people became more and more career oriented. Gen Z is extremely career oriented, while the Gen Y, that is our generation, is career oriented, but still somewhere there is a good amount of population which is still associating themselves with their parents as well. But our generation is going through another level of thing, that as soon as our kids would go up, they're definitely going to some other professions, and they would be lost in their lives. So people are getting prepared, but इसका एक नुकसान होता है. The generation gaps are definitely taking away many values from the people, because the new generations are basically detaching themselves from the previous generations and their thought processes. So this is where youngsters क्या हो गए हैं, they are becoming negligent towards elders, because communication gap आता है, generation gap आता है. बच्चे को लगता है कि elders are not listening to me, they are not able to understand what my current scenario is, they are not able to understand what I am thinking, and that becomes the reason कि वो elders से slowly and steadily detach होने लगते हैं, and they fail to understand what the elders are going through. So that becomes the reason कि जो current generations है वो slowly and steadily अपने parents से और ज़्यादा detach होने लग गई है. Next, elders becoming adamant, stubborn and frustrated. The technology, the society is becoming highly dynamic. With age, it is becoming difficult for the elders to cope up with the changes, and at the same time the youngsters aren't that cooperative towards them in terms of helping them in adapting things. So ultimately क्या होता है, slowly and steadily जो elders होते हैं, they are like बस इसके ऊपर हम अपने आप के अंदर बदलाव नहीं कर सकते. That means they are turning adamant, they do not want to change anymore. वो जिद करते हैं, stubborn हो जाते हैं, and ultimately there is a frustration because they are not able to keep their connection with the youngsters. So overall generation gap brings a good amount of societal pressure among the two generations or more generations, we can say. ठीक है? So you can talk about the problems in the third paragraph, जहाँ पर you can talk about furthermore, if it is real, there is something else as well, that is the problems associated with the generation gap. So you can talk about the problems associated with generation gap here. एंड जैसे जैसे आप एंड करेंगे, सिर्फ आपको वो नहीं लिखना चाहिए कि वो जनरेशन गैप एक रियलिटी है, आपको उसके साथ में ये भी बताना है कि देखिए अगर वो रियल है तो उसके साथ की प्रॉब्लम्स भी रियल हैं, और उसको कवर करने का तरीका भी हमें साथ में तैयार रखना होगा. सो बाय द एंड टू कंक्लूड, जब आप आते हैं इन कंक्लूजन विद वो सब चीज़ें डालते हुए, दोज सिंगल ट्रांजिटिव वर्ब्स विल पे यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हाउ टू ब्रिज द गैप, कैसे ब्रिज करें उस गैप को. नंबर वन, पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन.
बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं उनको अपनी लाइफ के उन सिनेरियोज के अंदर अपने जो एल्डर्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए और एल्डर्स को अपने यंगर जनरेशन को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द स्ट्रगल ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स, कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों वो नहीं बदल पा रहे और क्यों ये इतनी स्पीड पर बदल गए. So that is something which is required, that is participation and inclusion from both the scenarios, not from one but from both the areas. चाहे वो हम elders की बात करें, चाहे हम वो बच्चों की बात करें. Next आ जाता है older adaptation of advancements. See, इसमें आप ये भी डाल सकते हो that there is something which I'd heard in some maybe Quora or maybe Instagram had something where a lady stated that you need to have patience. Your father had patience when you were not even knowing how to hold a spoon. So let him know how to operate a phone. So that is something which you can talk about. Olders को जब हम elders की बात करते हैं, it will take time for them to adapt the technology, and that is becoming another bigger reason that there's a generation gap out there. So slowly and steadily, if they are made to open up, जिस तरीके से हम slowly and steadily उनको टेक्नोलॉजी की तरफ open up करते हैं, that becomes easier for them to not only understand the changes but also to gel up with the younger generations. So वो एक older जो हमारी generation है उसकी adaptation of advancements जो है वो क्या होगा, वो एक helpful scenario हो जाएगा. But for that, yes, the younger generation has to build up patience, which they tend to have a little less because of the professions, the kind of lifestyles they have. So this is where there is a problem and there is a solution as well. Then comes mutual learning. The mutual learning means that both the generations learn towards each other. They understand कि कहाँ पर कौन सी generation के लिए क्या ज़रूरी हो जाता है. एक understanding सामने वाले की तरफ रखना is very essential because the generations Gen Y and Gen Z are more about explaining. They are not someone who are more of hearing because they had seen fast paced growth. जो प्रीवियस जनरेशन थी उन्होंने ग्रोथ जो देखी है वो ड्रास्टिक और आप बोल सकते हैं बहुत ही चैलेंजिंग तरीके से बढ़ती हुई देखी है. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने से हम लोगों ने जो ग्रोथ्स देखी हैं या पैटर्न चेंजेस देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, दे आर वे मोर एडवांस्ड. So that means there is a requirement of mutual learning, not only from the youngsters but also from the elders. And then is realization of the differences. One thing of to solve a problem is to accept the problem. You can talk about that there is a requirement of realization that they are going to differ in terms of the thought processes. We are not here to fight, but we are here to resolve the differences and accept that there are certain differences which will definitely stay. तो दिस इज़ वेयर देयर कैन बी एन एक्सेप्टेंस कि इवन दो जनरेशन गैप एग्जिस्ट करता है, उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं टू मेंटेन दैट कॉर्डियल रिलेशनशिप अगेन. सो दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ रियलिटी दैट जनरेशन गैप एग्जिस्ट among the various age gap, various aged people, and but the fact is if it exists there is a reality behind it, its existence and the problem related with its existence. So you can talk about uski existence in the beginning और उसकी problems, then conclusion आते आते you talk about how the generation gap can be handled because it cannot be totally eliminated. नहीं हो सकता, even in the best scenarios अगर हो भी जाए तो भी ये रहेगा ही रहेगा. So इसकी एक acceptance और उसकी तरफ क्या होगा, the reduction of these things to avoid the clashes among the various generations is something which how to bridge the gap would define. So this can be something your concluding point जहाँ पर एक positivity के साथ आप उसको end कर रहे होंगे that it is going to exist, but what we need to do is to work upon these things in a you can say एक silent और एक healthy manner से work करना. ओके ये एक नॉर्मल टॉपिक था, मतलब फॉर एग्जांपल जनरेशन गैप की जब हम बात करते हैं वी ऑल नो अबाउट इट कि हाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरेशन गैप, वो एग्जिस्ट भी करता है और उसके साथ में क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं. सो जब भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं विच इज़ मोर ऑफ कॉमन से टॉपिक्स हैं जो डे टू डे टॉपिक्स में आ जाते हैं, ट्राई टू ग्रैस्प सम नॉलेज जो आपको ना उसके साथ में कुछ हट के देती है, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ना फॉर एग्जांपल पुटिंग अप द नॉलेज अबाउट द वेरियस जनरेशंस, वो एक आपका क्या कर देता है, वो आपकी एडिशन कर देता है आपके नॉर्मल जो भी आप लिख रहे होते हो उसके अंदर. सो
जब भी आप कोई कॉमन टॉपिक को उठा रहे हैं, उस कॉमन टॉपिक के साथ में भी कुछ ना कुछ keep on reading so that you have additional information and that additional information adds to the quality. अगेन आपकी क्वालिटी ऑफ जो राइटिंग है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाती है जब आप उसके अंदर कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ एग्जाम्पल्स को डालकर चलते हैं. सो मेक श्योर कि आप उन चीज़ों को इंक्लूड करके चल रहे हो आपके राइटिंग पार्ट के अंदर. डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस इज नॉट डन बाय जस्ट लिसनिंग कि अच्छा मैम हैज गिवन एन आइडिया, दिस इज व्हाट वी कैन राइट. But the point is, you should always research a little more and then you should write. The more you write, your thought process जो आपको समय लगता है पेपर के टाइम पे, बिकॉज एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है कि मैंने कैसे आंसर लिखना है, मेरा कौन सी पैराग्राफ में क्या कवर होगा, वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स जब देते हैं उनके जो ट्रांजिटिव पैराग्राफ्स है ना, मतलब ट्रांजिशन में फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ पे आते हुए उसमें कनेक्टिविटी नहीं दिखती. फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ और चल रहा है, सेकंड में ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल अलग कंटेक्स्ट की बात आ जाती है. एंड दैट्स वेयर एग्जामिनर फील्स की ओके वेयर इज द कनेक्टिविटी. सो दिस इज वेयर यू नीड टू मेक श्योर देयर इज अ कनेक्टिविटी, नंबर 1. नंबर 2, देयर इज अ क्लैरिटी कि आप कौन सी चीज़ के बारे में कब लिख रहे हैं. और द कंक्लूजन शेल बी देयर इन एनी केस. आपका इंट्रोडक्शन का एक अलग सेपरेट पैराग्राफ और कंक्लूजन का एक सेपरेट पैराग्राफ यू शुड ऑलवेज बी देयर सो दैट सबसे पहले जब एग्जामिनर के पास समय कम होता है, व्हेन दे आर गोइंग थ्रू मल्टीपल पेपर्स, फ्लो में वो सबसे पहले इंट्रो और कंक्लूजन की तरफ ही जाते हैं. जब इसमें उनको एक असॉर्टेड तरीका दिखता है लिखने का, तो ऑब्वियसली आपके नंबर और ज़्यादा अर्न करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग द एग्जामिनर टू स्टे एंड रीड योर पर्टिकुलर डेटा, and that depends upon the way you write. So make sure you are including all these things. Don't forget to practice properly because ultimate thing is practice. So अगर आप ये videos देखते हैं, if you are going through the descriptive portion there, go and write. Practice hard and make sure you are writing in that particular time period. एक time period set कर लीजिए, उसके अंदर आप इसको लिखेंगे okay, make it like 20 minutes or 25 minutes, जिसमें आप इस particular को एक को complete करके देखेंगे. Slowly and steadily अपना जो time है वो कम कीजिए और देखिए कि आप slowly and steadily कितनी जल्दी आप इसको लिख सकते हैं. और उसके लिए you should go through various descriptive नॉन फिक्शनल थिंग्स, जहाँ पर आप न्यूज़पेपर से लेकर एडिटोरियल से लेकर जो नॉन फिक्शनल नॉवेल्स होते हैं उनकी तरफ देखेंगे, तो आपका वोकैब भी बिल्डअप होगा और वे ऑफ राइटिंग भी इन्हांस होगी. बट दिस शुड बी डन वाइल सिंस यू आर प्रिपेयरिंग, सो मेक श्योर यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज थिंग्स. टिल देन आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे पोर्टल के ऊपर, और देर आर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स एज वेल. यू कैन कम ऑन टू आवर पोर्टल, आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव के टेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे एंड वील बी प्रोवाइडिंग बैक द फीडबैक कि उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट. और ये ऑनलाइन अवेलेबल है. दैट मीन्स क्या होगा कि आप पोर्टल पर जाकर ही वहाँ पर टाइप करते हैं. दिस इज समथिंग विच इज़ देयर इन SEBI, विच इज़ देयर इन RBI as well as NABARD. So go ahead and prepare well guys. NABARD phase 2 will be out soon, but after 18th. पहले इसका phase 1 है, so prepare well for the phase 1 and then we'll be talking about phase 2 after that. Thank you so much everyone. We'll be meeting soon.